गुजरात प्रांत के भारतीय इतिहास संकलन समिति द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला में आज का विषय है भारतीय इतिहास लेखन में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का योगदान। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन विदेशी विद्वानों का ये मानना था कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। यह उनका एक षड्यंत्र था। इसका परिणाम हुआ कि वो भारत में आने के बाद अपने कॉलोनी को, अपने डायनेस्टी को परमानेंट करने के लिए भारत के इतिहास के साथ अपघात किए और भारत के इतिहास को हिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। और जो बातें उन्होंने कही उसका परिणाम बहुत दूरगामी हुआ। फ्रेंच के एक विद्वान का कहना है कि जो भारत का इतिहास देखता हूं तो लगता ही नहीं कि वो भारत का इतिहास है, क्योंकि तो पराजितों का इतिहास है, अपमानितों का इतिहास है, मार खाने वालों का इतिहास है, युद्ध में हारने वालों का इतिहास है। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में देखा जाए, समझा जाए, शोध किया जाए और उसका लेखन हो, उसका प्रकाशन हो। स्वतंत्रता के पूर्व, अंग्रेजों के पूर्व मुगल दरबार में दरबारियों के द्वारा किए गए प्रशस्तियों को इकट्ठा करके और तवारीख के रूप में उसको इतिहास का रूप देने का प्रयास किया गया। वहां तक तो ठीक था, क्योंकि वो अपने राजा के और राज्य के कर्मों के गुणगान को ही इतिहास मानते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का वर्चस्व भारत पर हुआ तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक भारत के इतिहास को एक हथियार बना करके भारत को गुलाम बनाने का कार्य किया। उन्होंने कुछ फाइंडिंग दी, उन्होंने अपने हिस्ट्री के समझ को इतिहास पर थोपने का प्रयास किया और ये कहा कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, हम इतिहास पर आरंभ कर रहे हैं। इतिहास को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास बीते हुए समय का दस्तावेज है, इतिहास को वर्तमान और भविष्य से कोई संबंध नहीं है। और इसका परिणाम हुआ कि भारत के जो भी गौरवशाली इतिहास थे वो कहीं ना कहीं छुप गए या छुपा दिए गए। उन्होंने एक फाइंडिंग दी कि भारत में जिस युद्ध से सत्ता परिवर्तन होगा वही इतिहास का अंग माना जाएगा। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण भारत पर भारतीयों का शासन था, छोटे छोटे रियासतों से लेकर बड़े बड़े राज्यों के तक, और जिस पर मुगलों के द्वारा या तुर्कों के द्वारा जो भी युद्ध हुए और जिस युद्ध में भारतीय जीते वो इतिहास का अंग नहीं हो सका, और जिसमें भारतीय हारे वो इतिहास का अंग हुआ। उदाहरण के लिए तराइन का 1191 का युद्ध भारतीय इतिहास का अंग नहीं बन सका, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित करते हैं। दस्ताने फरिश्ता में इसका विशद वर्णन देखने को मिलता है। और 1192 का तराइन का युद्ध, जहां पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की सेना से हार जाते हैं, वह इतिहास का अंग बनता है। एक उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सारे के सारे जितने युद्ध हमारे जो हम जीते, जहां हम विनर रहे, वह इतिहास का अंग नहीं बना। जिसका परिणाम है कि जब इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें जहां जहां हम लूजर रहे हैं वही इतिहास दिखाई देता है, वह इतिहास का अंग बना। आज़ादी के समय राष्ट्रवादी इतिहासकारों का एक बड़ा संच था
और उन लोगों ने भारतीय दृष्टि से भारत का इतिहास लिखा। पूर्व में भी, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, अरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, ये सब में इतिहास के हिस्टोरिकल रूट्स कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। वास्तव में ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो, लेकिन वो हिस्ट्री की परिभाषा में फिट नहीं बैठते थे। इसलिए एक षड्यंत्र और हुआ। उन्होंने कह दिया कि भारत में जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या जो भी ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, अरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, ये सब मिथक हैं, इनका ऐतिहासिक एविडेंसेस नहीं हैं। और इसके कारण जो भी हमारे वास्तविक इतिहास के ग्रंथ थे वो कहीं ना कहीं इतिहास से बाहर हो गए, हिस्ट्री से बाहर हो गए। लेकिन आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, चाहे भगिनी निवेदिता हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, पंडित मदन मोहन मालवीय हो, यहाँ तक महात्मा गांधी जी भी ने इस विषय को उठाया था, लोकमान्य तिलक जी ने उठाया था कि भारत का इतिहास अंग्रेजों और मुसलमानों के द्वारा विकृत किया गया है, इसका लेखन स्वतंत्रता के बाद तुरंत होना चाहिए। भगिनी निवेदिता ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश से भारतीय इतिहासकारों के द्वारा नहीं लिखा जाता, जब तक प्रकाशित नहीं होता, तब तक भारत के विश्वविद्यालयों से इतिहास विभाग को बंद करना चाहिए। और ऐसे 50 देशों का उदाहरण है कि स्वतंत्रता के बाद जब देश स्वतंत्र हुए 6-6 महीने तक वहाँ के पुराने इतिहासों को जलाया गया और नए सिरे से वहाँ के एविडेंसेस के आधार पर स्वाभिमानपूर्ण इतिहास को लिखा गया। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद ही इसका प्रयास प्रारंभ हुआ था। उसके पहले के.पी. जायसवाल साहब ने हिंदू पॉलिटी के नाम से पुस्तकें लिखी थी। अनेक पुस्तकें इस प्रकार के रामायण, महाभारत और वेदों के अलावा विद्वानों द्वारा लिखी गई थी। प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार जी ने प्रयास किया कि भारत का इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखा जाए। उन्होंने एक सरकार से अप्रोच भी किया, लेकिन उनको वह नहीं मिला सुविधा। भारतीय भवन ने उनकी पुस्तक 12 बालों में छापी, लेकिन उसको उतना प्रतिसाद नहीं मिला जितना साम्यवादी इतिहासकारों का प्रभाव आगे बढ़ा। प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित भगवत दत्त, श्रीमान मुंशी जी ने, जी.सी. पांडे जी ने, ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया। पंडित भगवत दत्त जी ने तो इस दृष्टि से उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति महोदय को पत्र में लिखा था कि भारत का इतिहास विकृत है और उससे विकृतियां और बढ़ती जा रही हैं। इसलिए भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भारतीय एविडेंसेस पर भारत के स्वाभिमान के लिए इतिहास का लेखन होना चाहिए। लेकिन उनका पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने 2 बालों में अपने भारत का इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास लिखा है, जिसे उनके पुत्र ने, सत्य सर्वा जी ने प्रकाशित किया है, जो आज मार्केट में है। इतना ही नहीं हुआ तो 1960 के आसपास में उस समय के नवोदित 3 विद्वानों ने, स्वनाम धम्म ने, रोमिला थापर जी ने, हरवंश मुखिया जी ने और विपिन चंद्रा ने मिलकर के एक 72 पन्ने के 3 लेख लिखे। वह लेख भारतीय इतिहास को बर्बाद करने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। और उस समय के सरकार से सारे उनको प्रश्रय प्राप्त हुए। वो सब लोग दिल्ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर हुए और उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ाया गया। उन पुस्तकों को देखने पर ऐसा लगता है, उसमें जो जिस्ट निकलता है, जो पॉइंट आउट किया जाए, तो उसमें रहता है कि मुसलमानों के आने के पहले भारत में कोई संस्कृति नहीं थी। मुसलमानों ने कोई ऐसा अत्याचार नहीं किया जो पहले यहाँ हिंदू अपने छोटे तबकों पर नहीं करते थे। इस प्रकार के बहुत सारे विद्रुप्त इतिहास को सामने लाया गया और हमारा दुर्भाग्य हुआ कि उस समय के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से 1972 में स्थापित भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के माध्यम से उसी प्रकार के इतिहास को सम्मान मिला। ऐसे इतिहासकारों को ही सम्मान मिला।
इसलिए आवश्यक लगा कि भारत का इतिहास भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारत को स्वाभिमान को देने वाला जो इतिहास का मूल अवधारणा है उसके आधार पर इतिहास को लिखा जाए। 1973 में सरस्वती नदी का काम प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र के एक गृहस्थ इतिहासकार, इतिहास रुचि रखने वाले, इतिहास जीने वाले बाबा साहब आप्टे और मोरोपंत पिंगले जी ने इस विषय को सामने उठाया और 1973 में सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी थी और वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, तो सरस्वती लुप्त हुई है तो कहाँ है और कैसे है, उसको आधार बना करके काम प्रारंभ हुआ। हरिभाऊ बांकड़कर ने, जो पद्मश्री थे, प्रख्यात पुरातत्ववेता थे, उन्होंने भीमबेटका में पेंटिंग की खोज करके मानव का उम्र, उस पेंटिंग का जो काल है उसको 1,00,000 वर्ष पहले स्थापित करने का प्रयास किया। उससे एक नई ऊर्जा और नई चीज सामने हमारे आई और बाबा साहब आप्टे समिति के नाम से एक संस्थान बना करके और भारत के इतिहास को भारतीय चेतना के प्रकाश में देखने का प्रयास प्रारंभ हुआ। हरिभाऊ बांकड़कर, प्रोफेसर के.एस. गुप्ता, प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जैसे लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। महाभारत के उस आख्यान को लेकर के, जिसमें बलराम जी सरस्वती नदी के तट का परिक्रमा करने के लिए 18 दिन के लिए निकल जाते हैं और महाभारत में वर्णित ऐसे 68 तीर्थों का वर्णन को आधार बनाकर सरस्वती नदी का खोज प्रारंभ किया गया। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के बहुत बड़ा योगदान है। उस पर बहुत सारे सेमिनार हुए और जिसको ये कहा जा रहा था कि वेद तो गणरियों का गीत है, सरस्वती नदी कोई थी ही नहीं, इस प्रकार भारत के इतिहास को, भारतीयों को अपमानित करने का जो प्रयास इतिहास में किया जा रहा था, उसकी दिशा बदल गई। आगे चलकर पुरातत्ववेताओं के माध्यम से, ओएनजीसी के माध्यम से, इसरो के माध्यम से वैज्ञानिक विधि से सरस्वती नदी की खोज हुई। चेन्नई के एस कल्याण रमन, मुंबई के श्री जगदीश गांधी, के.एस. गुप्ता जैसे लोग, हरिभाऊ बांकड़कर जैसे लोग सरस्वती रिवर पर काम किए। प्रोफेसर शिवाजी सिंह ने ऋग्वैदिक आर्य और सरस्वती नदी पर आलेख लिख करके एक दूसरा दिशा इतिहास का बदलने का प्रारंभ किया। आज परिणाम है कि सरस्वती नदी सब प्रकार से हमारे सामने आ गई है और कुछ किलोमीटर तक वो प्रवाहित होने की स्थिति में आ गई है। कई प्रकार का विदंडावाद लोग प्रारंभ कर रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी यह स्थापित हो गया और पूरे विश्व में सरस्वती रिवर और सरस्वती रिवर सभ्यता का एक बड़ा योगदान, एक बड़ा दिशा इतिहास के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। 2008 में सेमिनार किया गया और उस सेमिनार में के.एस. बाल्दिया जैसे भूगर्भ शास्त्री, बी.वी. लाल साहब जैसे पुरातत्ववेता, के.एन. दीक्षित साहब, बी.आर. मणि साहब के अलावा कल्याण रमन जी, शिवाजी सिंह जी, टी.वी. वर्मा साहब, ऐसे बड़े बड़े स्वनाम धन्य इतिहासकारों का बहुत बड़ा एक समूह इकट्ठा हुआ। चिन्मय मिशन के द्वारा वह सेमिनार किया गया जिसमें अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की सारी व्यवस्था थी और उसमें यह स्पष्ट हो गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता न कह करके सरस्वती हिंदू सभ्यता के नाम से उसको जाना जाए। उसका पुस्तकें भी छपी। आज पूरे दुनिया में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हो गया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता या सरस्वती हिंदू सभ्यता के नाम से उस सभ्यता को जाना जाए, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता की बात कही जा रही थी। एक नया दिशा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने इतिहास लेखन में दिया।
उसी प्रकार से इंग्लिश के द्वारा और कम्युनिस्टों के द्वारा, साम्यवादियों के द्वारा एक नया फाइंडिंग दी गई कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का विनाश हुआ वो विनाश करने वाले कुछ बाहर से आए हुए तत्व थे जिन्हें आर्य कहा गया। आर्यों ने आकर के उसको नष्ट किया, भ्रष्ट किया। उसके पहले जो सभ्यता थी वो कोई बाहरी की सभ्यता थी, उसको बिना डिफाइन किए कई प्रकार की समस्याएं वहां खड़ी की गई। आर्य बाहर से आए थे। यह स्थायी व्यवस्था हमारे इतिहास में विकृत इतिहासकार द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने एक नई दिशा दी। बीबी लाल साहब ने भी अपने खुदाई में, चाहे कालीबंगा, पीलीबंगा खुदाई या राम मंदिर की खुदाई के माध्यम से जो काम किया था, शिवाजी सिंह ने ऋग्वेदिक आर्य और सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन पर जो बात कही थी, भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, और बहुत सारे एविडेंसेस जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे सामने अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें हमारे विद्वानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अभी अभी हमारे टी वर्मा साहब का देहांत हुआ है। उन्होंने दक्षिण एशिया का वैदिक सिद्धांत नामक ग्रंथ का जो शोध पर ग्रंथ का सामने जो लाया है वो बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हमारे उत्तर प्रदेश के विद्वानों के द्वारा लहुरादेवा में उत्खनन के द्वारा प्राप्त 6000 वर्ष ईसा पूर्व वर्ष के पहले का कल्टिवेटेड राइस का जो प्रमाण सामने लाया, वह हमारी सभ्यता को प्राचीन रूप ले जाने में सफल हो पाई। आर्य बाहर से नहीं आए थे। इसके लिए सैकड़ों सेमिनारों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, आर्य कौन थे के माध्यम से, आर्यों को समझने के माध्यम से, आर्यों के कृतियों के माध्यम से हम यहाँ सफल हो पाए हैं कि आर्य कोई बाहर से नहीं आए थे। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि भारत के समाज को बांटना। पहले आर्य और द्रविड़ों में बांटा, वह झगड़ा कहीं कम हुआ तो उन्होंने मूल निवासी का एक नया समस्या खड़ी की कि जो भी बाहर से लोग आए हैं वो आर्य हैं और जो यहाँ के लोग हैं वह मूल निवासी हैं। यह संघर्ष कराने की बात प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रयास उनका निष्फल हुआ है। कोई आर्य बाहर से नहीं आया। मोहनजोदड़ो का हड़प्पा खुदाई में जो 2 मूर्तियां मिलती हैं, एक मुखौटा मिलता है जिसको उन्होंने कहा कि ये पुजारी है, पृष्ठ है, और दूसरा एक स्टेचू मिलती है जो कहते हैं कि नर्तकी है। ICHR के इतिहास पत्रिका में शिवाजी सिंह, हमारे टी वर्मा साहब का लेख छपा। इसके पहले कोई अमेरिका का कोई विद्वान ने 1773 में इसको भी एस्टेब्लिश किया था। जो मुखौटा मिला है उसको ठीक से अध्ययन करने पर, जो इतिहास संकलन योजना है कार्यकर्ताओं ने टी वर्मा साहब के नेतृत्व में उसका ठीक से अध्ययन किया तो वह स्पष्ट हुआ कि वह कम्ब की हुई दाढ़ी, करीने से कटी हुई मूछें और चेहरे पर लगा हुआ वह पट्टिका जिसमें मड़ियाँ लगी हुई हैं, कम्ब किए हुए उनके बाल और बूटीदार उनके शॉल से कोई पुजारी नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं मिला है। इसलिए वो कोई कुरु राजकुमार है। और इसको स्थापित करने में टी वर्मा साहब सफल हुए कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है, जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत का जो सिविलाइजेशन है वो महाभारतकालीन सिविलाइजेशन है, और वह महाभारत का ही कोई ना कोई पात्र होगा, कोई राजकुमार हो सकता है। उसी प्रकार जो नर्तकी की बात कही, एक हाथ में पूरी चूड़ी है उनके, एक हाथ में कोई चूड़ियाँ नहीं हैं। आज भी राजस्थान की महिलाएं अपने बाएं हाथ में पूरी चूड़ी पहनती हैं, दाहिने हाथ में नहीं पहनती, दाहिने से काम करना पड़ता है। अर्थात वो हमारा सीक्वेंस है जो वर्षों से परंपरा आ रही है, उसका सीक्वेंस मिलता है। और टी वर्मा साहब कहते हैं कि वह कोई नर्तकी नहीं, वह अन्नपूर्णा का मूर्ति हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे काम हमारे सामने पड़े हुए हैं जो नए दिशा में इतिहास को मोड़ रहे हैं। हैदराबाद के हमारे विद्वानों ने कालगणना पर बड़ा काम किया। वो हम देखते हैं कि एक पुस्तक पतली सी छपी, इज सेंड्रा कोटस चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन मार्क, और उसका परिणाम हुआ कि करलोजी हमारी सारी की सारी अगर चंद्रगुप्त ही चंद्रा कोटस है या समुद्रगुप्त चंद्रा कोटस है, तो हमारे विद्वानों का मानना है, इतिहास संकलन योजना का मानना है कि सेंड्रा कोटस
अगर समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त है तो क्रोनोलॉजी बदल जाएगी। क्योंकि ईसाइयों का षड्यंत्र था कि कुरान बाइबल में लिखा है कि ईसा से 4002 वर्ष पहले ही मानव संस्कृति का या मानव का निर्माण हुआ था। इसलिए क्रोनोलॉजी को उसके पीछे ले जाने में वो हिचक रहे थे, चाहते नहीं थे। सारे क्रोनोलॉजी को, महाभारत को, रामायण को, वेद को ईसा से 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले तक लाकर खड़ा करना चाहते थे। इसलिए गौतम बुद्ध की डेटिंग, आचार्य चाणक्य की डेटिंग, आचार्य शंकर की डेटिंग, सब में कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन दिखाई देता है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना इस डिस्टॉर्शन को दूर करने का प्रयास कर रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य के कांची के वो शंकराचार्यों के जो नामावलियां हैं, जो उनके वंशावलियां, उसके आधार पर जब बात की जाती है तो यह स्पष्ट हुआ है कि जगत गुरु आद्य शंकराचार्य का उद्भव 5009 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। इसे 1200-1300 वर्ष का क्रोनोलॉजी पीछे जाती है और उससे महाभारत के 5000 वर्ष के जो डेटिंग है, जो कलयुग का 5174 वर्ष का जो हमारा युगाब्द का विषय है, जिसमें 36 साल हमारे जो स्थिर राज्य किए थे, तो महाभारत की डेटिंग हमारी 5000 वर्ष से ऊपर जाती है। हमारे कर्नाटक प्रांत के अध्यक्ष SR राव ने, जो बहुत बड़े मरीन आर्कोलॉजी के विद्वान थे, उन्होंने द्वारिका के खुदाई में इस बात को स्पष्ट किया था कि ईसा से 2800 वर्ष पूर्व महाभारत की घटना हुई थी। तो महाभारत को आधार बनाकर 5000 वर्ष का क्रोनोलॉजी पर इतिहास संकलन योजना नियमित रूप से कार्य कर रहा है और इतिहास लेखन के जो दिन निर्धारण है, जो तिथि निर्धारण है, उसमें अच्छी सफलता मिल रही है। गौतम बुद्ध की डेटिंग भी पीछे जाएगी, शंकराचार्य की डेटिंग पीछे जा रही है, आचार्य चाणक्य की डेटिंग पीछे जा रही है। अर्थात जो षड्यंत्र करके ईसा से के बाद सारे सिविलाइजेशन की बात की गई थी, भारतीय इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं और प्रोफेसर्स के द्वारा उस दिशा को हम पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा स्लोगन है ना मूलम लिखते किंचित। हमने कभी भी बिना एविडेंसेस के नहीं लिखा है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो लोक कला परंपरा हमारी संस्कृति में सारे स्रोत हैं, जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं, चाहे वो अरण्यक हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे पुराण हो, महाभारत हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, सब में कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिकल रूट्स हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब भीमबेटका के पेंटिंग, चित्रकूट के पेंटिंग और बहुत सारे राग पेंटिंगों के डेट निकालकर हम लाखों वर्ष पीछे जा सकते हैं, तो सिविलाइजेशन को 5000 10,000 वर्ष पीछे ढकेल करके ही इतिश्री करने का जो षड्यंत्र बाहर के लोगों का है, उससे बचाने का काम इतिहास संकलन योजना कर रहा है। हमारा मानना है इतिहास कुशाभास शुक्राशयो महोदरा अक्षुत्रम घटम बिभ्रत पंकजा भ्रणानितः। इतिहास एक ऐसा स्वरूप है जिसका मुंह छोटा है, पेट बड़ा है, वह पवित्रता का प्रतीक है, वह कमल के पुष्प बैठा है, वह बहुत कोमल है, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए इतिहास के अध्ययन के पीछे प्रासंगिकता का होना आवश्यक है। अनावश्यक इतिहास का अध्ययन, राजनीतिक रूप से इतिहास का अध्ययन या अपने राजनीति को स्थापित करने के लिए इतिहास का अध्ययन और उसका परिमार्जन करना, यह पाप है। इसलिए हम भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि जब देखते हैं तो ब्रह्मण्ड पुराण में हमको दिखाई देता है कि इतिहास चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम इति व्रतम कथा युक्तम इतिहास प्रशिक्षते। इतिहास चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अब पुरुषार्थ हमारी कमाई है, पुरुषार्थ अर्जित किया जाता है, इतिहास उसमें हमको सहयोग करता है। इतिहास संकलन योजना ने प्रयास करके भारतीय ग्रंथों से 40 से अधिक परिभाषाएं एकत्रित की है, जिसमें पुरुषार्थ को देने वाला इतिहास एक परिभाषा है। चरक संहिता में इतिहास को परिभाषित करते हैं, महाभारत में इतिहास को परिभाषित करते हैं, ऋग्वेद में भी 3 बार इतिहास शब्द का वर्णन हुआ है। रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी इतिहास का वर्णन है। तुलसी के रामायण में तो कदम कदम पर बताते हैं। अब इसके आगे का इतिहास मैं बताता हूं। ऐसी स्थिति में जहां इतिहास हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, जीने का वास्तविक स्वरूप है, उसको एक आत्मश्लाघा और बुद्धि विलास का विषय बना करके राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया गया था। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने आर्यन समस्या को लेकर के
सरस्वती की समस्या को लेकर के, कालगणना की समस्या को लेकर काम तो किया ही। इसके साथ ही इतिहास की दिशा दूसरी तरफ भी जानी चाहिए। इतिहास मन का विषय है, मानव का विषय है, मानविकी है। इसलिए इसमें ममत्व और संवेदना का भी कहीं ना कहीं स्थान होना चाहिए। इसमें मनुष्य के भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। दिन रात बदलने वाले सामाजिक परिस्थितियों का भी अध्ययन ठीक प्रकार से होना चाहिए। और इसलिए हमने इतिहास की परिभाषा ही नहीं, इतिहास विद्या पर जो काम हमने किया, हिस्टोग्राफी पर जो काम किया, जो इतिहास लेखन पर काम किया, जो रिसर्च पर काम किया, ये सब कैसे धनात्मक हो सकते हैं, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में कैसे हो सकते हैं। इतिहास संकलन योजना इतिहास लेखन में इस विषय को प्रश्रय देता है, इस विषय पर जोर लगाता है कि इतिहास लेखन, भारतीय इतिहास लेखन में भारतीय चेतना का समावेश होना आवश्यक है। हम भारतीय दृष्टि से भारत का इतिहास देखेंगे तो भगत सिंह हमको एक वीर पुरुष और क्रांतिकारी दिखाई देंगे। अगर यूरोसेंट्रिक होकर देखेंगे, यूरोपियन दृष्टि से देखेंगे तो भगत सिंह एक आतंकवादी दिखाई देंगे। भारत के इतिहास में यूरोपियन और अमेरिकन दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन का मानना है कि भारत के इतिहास के लेखन में भारतीय दृष्टि यह महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। इसलिए हम भारत के इतिहास को देखने की अपनी दृष्टि भारतीय कैसे ला सकते हैं, कैसे स्वाभिमान का इतिहास हो सकता है, कैसे अपने महिलाओं का योगदान हम उसमें इंगित कर सकते हैं, कैसे पद्मिनी के जौहर से लेकर दुर्गावती के युद्ध तक, झांसी के रानी के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष से लेकर के लोपामुद्रा से लेकर के कर्ण की गार्गी के विदुषी व्याख्यानों के माध्यम तक कैसे जा सकते हैं, कैसे मीरा के भक्ति को उसमें ला सकते हैं, समाज के सभी प्रकार के चीजों को कैसे भारतीय चेतना के प्रकाश में हम देख सकते हैं। अगर हमारे दृष्टि देखने की दृष्टि भारतीय रही तो भारत का इतिहास हमारे स्वाभिमान का इतिहास होगा और भारत का इतिहास भारत के निर्माण का इतिहास होगा। इसीलिए पहला शर्त है कि भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखा जाए, उसका शोध भी भारतीय दृष्टि से होना चाहिए। हमको चाहिए क्या? किसी विद्वान ने कहा है कि जब शोध करने वाला व्यक्ति कहीं शोध करने जाता है तो वो अपने मतलब की चीजों को ढूंढता है। हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? शोध का विषय क्या होना चाहिए? इतिहास संकलन का मानना है कि अगर निगेटिव बातों को हम शुरू करेंगे तो निगेटिव ही हमको प्राप्त होगा। अगर मध्यकाल में या महिलाओं की दुर्दशा की बात करेंगे तो महिलाओं का दुर्दशा ही दिखाई देगा, लेकिन मध्यकाल में महिलाओं का योगदान की बात जब करेंगे तो दुर्गावती से लेकर के और मीरा तक, अब ऐसे हजारों, झलकारी बाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक हजारों महिलाएं और महिला पात्र और वीरंगनाएं हमको मिलेंगी। हम जो मध्यकाल में बुजुर्गा वर्ग और वनवासियों की दुर्दशा की बात करेंगे तो उनका दुर्दशा ही दिखाई देगा, लेकिन बिरसा मुंडा से लेकर टट्या मामा तक का जब संघर्ष देखेंगे तो हमको भारत का संघर्ष दिखाई देगा। आज भी तिरंगा झंडा को पूजा करने वाले वनवासी रांची के और झारखंड में पाए जाते हैं, उस पर काम नहीं होता। कैसे जनजाति परंपराओं में आज भी भारतीय संस्कृति कैसे अक्षुण्ण बनी हुई है, कैसे मानवीय संवेदनाएं आज भी हिलोरे ले रही है, कैसे वो भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारत को देखना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति के आधार पर कैसे वो जीते हैं, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और आज भी भारत को बचाने का किस प्रकार का काम उनके पास है। आज भी ऋग्वैदिक परंपराओं का किस प्रकार से वो उपयोग करते हैं, ऐसे वनवासियों के बीच में जाकर देखना पड़ेगा। दिल्ली बंबई के किसी बड़े हॉल में और लाइब्रेरी में बैठ करके वनवासियों का अध्ययन उतना समीचीन नहीं हो सकता। इतिहास संकलन योजना का मानना है कि वनवासियों के अगर हिस्टोरिकल रूट्स देखने हैं, उनके योगदान देखना है, लोक कला परंपराओं के माध्यम से इतिहास को अगर प्रदर्शित करना है, दिखाना और समझना है तो उनके बीच में जाना पड़ेगा। और इसलिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने भारतीय इतिहास लेखन में वनवासी समाज का या वनवासी परंपराओं का योगदान पर एक नया प्रकल्प प्रारंभ किया है।
हम देखते हैं कि उसके आधार पर हम उन वनवासियों के बीच में जाते हैं तो कैसे वहाँ भारत दिखाई देता है। उनके ममत्व, उनकी संवेदना, उनके संस्कृति, मानव के प्रति प्रेम, गांव के प्रति प्रेम, अपने परंपराओं के प्रति आग्रह उनको कितना समृद्ध बनाता है। और उनके माध्यम से हम भारत का इतिहास को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और भारत के इतिहास को देखने और उसको ओपन करने का, उसको सामने लाने का एक बहुत बड़ा स्रोत वनवासी इतिहास लेखन हमारे सामने आ सकता है। हम देखते हैं कि बाहर के हम अमेरिका का इतिहास, यूरोप का इतिहास, दक्षिण इतिहास आवश्यक है, पढ़ना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हमारे गांव में लाखों लाख एविडेंसेस पड़े हुए हैं जो दुर्लक्ष हैं। न तो ASI की क्षमता है कि वहां तक जाए, और नहीं हमारे इतिहासकार इतना सक्षम है कि वहां तक जाएंगे। बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ भी है, लेकिन आज भी गांव में हजारों लाखों मॉन्यूमेंट पड़े हैं जिस पर किसी की दृष्टि नहीं है। हमारे गांव में माइग्रेशन कैसे हुआ, लाचिरागी गांव कैसे बने, बड़े बड़े आपदाओं में, प्लेग में, हैजा में, चेचक में कैसे गांव वीरान हो गए, कैसे उजड़ गए, उसके पहले की संस्कृति क्या थी, लोगों को संघर्ष करने की क्षमता कितनी थी, किस प्रकार से लोग संघर्ष करते थे, बाहर के लोगों से संघर्ष कैसे बचाए, कैसे अपने परंपराओं को जीवित रखे और आज भी उन परंपराओं के आधार पर अपने को समृद्ध मानते हैं। ऐसे जिले का इतिहास हमारे पास नहीं है। सरकारों के द्वारा, विशेषकर अंग्रेजों और उसके पहले, कुछ गजेटियर्स लिखे गए, लेकिन गजेटियर लिखने का अर्थ इतिहास नहीं था, इतिहास लेखन नहीं था। इतिहास के डिसिप्लिन में कैसे जिले का इतिहास को हम सामने ला सकते हैं, कैसे जिले के इतिहास को लिख सकते हैं, यह काम अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना कर रहा है। आज 300 से अधिक जिलों का इतिहास हम लिखने और प्रकाशित करने में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं। हजारों की संख्या में जिले में इतिहास दिवस के माध्यम से जिले के मॉन्यूमेंट, जिले के महापुरुष और जिले के जो ट्रेडिशन है, मेले हैं, वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, उसको ओपन करने का, उससे जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको लेने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस प्रकार हिस्टोग्राफी के माध्यम से, वनवासियों के इतिहास के माध्यम से, जिले के इतिहास के माध्यम से इतिहास लेखन की दिशा को परिवर्तित करने का हमने काम प्रारंभ किया है। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम इतने समृद्ध हैं। ज्ञान परंपरा का इतिहास दुनिया में हमारा बहुत ही समृद्ध है। अगर दुनिया के ज्ञान परंपरा के सारे ऑपरेटर्स को एक जगह रखा जा, कटोरी भर होगा, तो हमारे देश के ज्ञान परंपरा का इतिहास समुद्र के समान है, जहां वेदों का कोई सानी दुनिया में नहीं है, उपनिषदों की संख्या भी निश्चित नहीं है, असंख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं। इसके अलावा रामायण, महाभारत जैसे काव्य, महाकाव्य हजारों की संख्या में है। ऐसे ऐसे महाभारत, रामायण जैसे उपजीव्य काव्य के आधार पर हजारों लाखों ग्रंथ लिखे गए हैं। और लिखे ही नहीं गए हैं तो गांव गांव में उसके मंचन के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कांकी और प्रहसन के माध्यम से आज भी लोग जीते हैं। ऐसे ज्ञान परंपरा के सागर को हमने एक लाइन में यह कहकर मिथक है उसको बाहर कर दिया। आवश्यकता है इतिहास के आवश्यक स्रोत के रूप में, साहित्यिक स्रोत के रूप में उसको स्थापित किया जाए। इसके अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने पुराण अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित करके और पुराणों पर विशद कार्य प्रारंभ किया है। इसमें सैकड़ों सेमिनारों के माध्यम से, प्रकाशनों के माध्यम से पुराणों में, महाभारत में और हमारे संस्कृत और उसके अलावा लोक भाषाओं में प्रकाशित ग्रंथों के आधार पर भारत के इतिहास को प्रकाशित करने में, एस्टेब्लिश करने में हम सफल हो रहे हैं। इसका स्वागत सर्वदूर हो रहा है। एक से एक गुत्थियां निकल के आ रही हैं कि दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तो भारत में खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र के अलावा दुनिया के सारे ज्ञान परंपरा, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे धनुर्वेद हो, चाहे गंधर्ववेद हो, उसके माध्यम से भारत कितना समृद्ध था और परकीयों के आक्रमण के कारण से हम कितना विपन्न हुए हैं, उसका अध्ययन, एनालिसिस हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान सबको देने वाला है, लेकिन आज किसान सर्वदा होने के बाद भी हाथ फैलाए खड़ा है।
और राजनीतिज्ञों के प्रलोभनों के सहारे देख रहा है। कोई कहता है कि 2,000 रुपये देंगे, कोई कहता है 6,000 रुपये देंगे। किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका अध्ययन इतिहास में हो सकता है कि गो आधारित कृषि व्यवस्था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारी कितनी समृद्ध थी। हमारे विनिमय का साधन कृषि था, गाय थी, घोड़े थे, हाथी थे। वो कौन सी परिस्थितियां है कि हमारी कृषि विपन्न हुई है, हमारा किसान चौराहे पर खड़ा है। हमारा कितना बड़ा योगदान हुआ था। हमारे महाभारत में बलराम ने हल को हथियार बनाया था। कृषि के द्वारा ही समृद्धि और कृषि के द्वारा ही सब प्रकार के समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं, इतिहास में उसको देखने की आवश्यकता है। कौन सी परिस्थितियां हैं कि आज किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इसके लिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का इतिहास पर हम काम कर रहे हैं। एक अन्य विषय के रूप में इतिहास संकलन योजना ने एक नया विषय प्रारंभ किया है और वह है हमारा युद्ध का इतिहास, प्रतिरोध का इतिहास। दुनिया के लोग आए, आक्रमण किए। 712 से आक्रमण हमारे पास प्रारंभ हुआ है। उसके पहले भी आक्रमण हुए होंगे। कोई हुण आए, कोई शक आए, कोई खिलजी आए, कोई मुगल आए, कोई तुर्क आए, कोई इंग्लिश आए, कोई फ्रेंच आए, कोई जर्मन आए, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी और सबको वापस जाना पड़ा। भारतीय संस्कृति आज भी अपने उसी तेवर में खड़ी है। आज भी विश्व को ज्ञान से लेकर के सब कुछ देने को तैयार है। वो इतिहास के कौन से पन्ने हैं? जो प्रतिरोध और युद्ध का इतिहास, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस विषय को ओपन करने का, उस पर काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारा विषय है। यह केवल दर्शन का विषय नहीं है, यह इतिहास का विषय है, क्योंकि मानव द्वारा संग्रहित ये पुरुषार्थ ही मनुष्य को खड़ा करता है, मनुष्य को जीवन देने की क्षमता देता है, मनुष्य की समृद्धि का बात करता है। लोक कला, परंपरा और संस्कृति के माध्यम से इतिहास को हम ओपन कर सकते हैं। भारत के निर्माण में ऋषियों का योगदान कितना बड़ा हो सकता है, इस पर हम बात कर सकते हैं। इस तरह इतिहास के दिशा को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में कैसे सामने ला सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। और उस विषय को लेकर भारतीय इतिहास संकलन समितियों के माध्यम से अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना पूरे देश में नहीं तो विश्व में इस काम को प्रारंभ कर रहा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया इतिहास कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 19 देशों का एक संच खड़ा किए। हमने कंबोडिया का, थाईलैंड का, श्रीलंका का, नेपाल का, बर्मा का, ऐसे देशों का अध्ययन कर रहे हैं। वहां के विद्वानों को बुलाकर यहां सेमिनारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार कहां कहां है। आज भी विश्व के अनेक देशों में रामलीला के माध्यम से, गीता के माध्यम से, हमारे मानवीय संवेदना और संकल्पनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति जीवित है। उसका अन्वेषण करना भी भारतीय इतिहास संकलन समिति का एक अन्य प्रकल्प है। इसके लिए हम लगातार सेमिनार और साथ साथ के देशों में अपने संस्कृति के रूट्स को खोज रहे हैं। प्रोफेसर हरबंस ओबेरॉय का कथन कि विश्व के परिदृश्य में, विश्व के नक्शे पर पॉइंटर से कोई भी स्थान ऐसा इंगित करो तो हम बता सकते हैं कि वहां भारत के और भारतीय लोगों का, भारतवंशियों का क्या योगदान है। दुनिया के संस्कृति में भारतीय संस्कृति का पुट और अनुसरण कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया के सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में कहीं ना कहीं है। कौंडिन्य के द्वारा सोमा को वस्त्र पहनाने का वह दृश्य आज भी दुनिया के सामने है। इन सब के माध्यम से विश्व के इतिहास को भी भारतीय चैतन्य के प्रकाश में देखने का प्रयास इतिहास संकलन योजना के विद्वानों द्वारा किया जा रहा है। हमारे प्रकाशन 400 से अधिक प्रकाशन अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के द्वारा प्रकाशित हैं।
आधुनिक भारत से लेकर प्राचीनतम भारत तक, वैदिक सिद्धांत से लेकर के 1914 तक का इतिहास को प्रकाशित करने का हमने प्रयास किया है। इतिहास दर्पण नामक एक शोध पत्रिका जो इंटरनेशनल है, उसका नियमित प्रकाशन हम 2 भाषाओं में कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के हर प्रांतों में, लगभग 35 प्रांतों में हमारी रजिस्टर्ड समितियां हैं, जहाँ ये सभी आयामों को लेकर समितियां काम कर रही हैं। 12-13 हमारे शोध पत्रिकाएं प्रांतों से निकल रही हैं। 5000 से अधिक इतिहासकार अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना समिति से जुड़ करके इतिहास के क्षेत्र में भारतीय चैतन्य को देखने समझने का कार्य कर रहे हैं। आज दिशा बदली हुई है। आज एक विकल्प के रूप में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना खड़ा है। साल भर में कम से कम सैकड़ों से अधिक सेमिनारों के माध्यम से, 1500-2000 डेलीगेट के बड़े बड़े सेमिनारों के माध्यम से, सैकड़ों विषयों को जो कहीं ना कहीं अनछुए पहलू हैं उनको उजागर करने के माध्यम से हम इतिहास लेखन के एक नए दिशा में सफल हो रहे हैं। सरस्वती नदी शोध से लेकर, आर्यन समस्या से लेकर, कालगणना से लेकर, संकल्प से लेकर, कृषि का इतिहास से लेकर, जनजातियों का इतिहास से लेकर, पुराणांतर्गत इतिहास से लेकर, जनपदीय इतिहास से लेकर के सारे पक्ष में हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश का ही नहीं तो विश्व भर के इतिहासकारों का समर्थन अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना को मिल रहा है। इतिहास की दिशा भारत से बाहर जाए, इतिहास लेखन में मूल में भारत हो, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भारतीय एविडेंसेस पर, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारत के स्वाभिमान के लिए भारत का इतिहास का लेखन हो, जिसके अध्ययन से धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने की क्षमता हमारे विद्यार्थियों में प्राप्त हो। जो इतिहास का मूल अवधारणा है कि इतिहास पहला पिछला पैर है, भविष्य अगला पैर है। पिछला पैर जितना मजबूत होगा, अगला पैर उतने मजबूती से रखेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारा इतिहास लाखों वर्ष का है, हमारा इतिहास स्वाभिमान पूर्ण है, हमारा इतिहास संघर्ष का है, हमारा इतिहास दया का है। हमने कहीं किसी देशों पर आक्रमण नहीं किए हैं, और जिसने आक्रमण किए हैं उनको मुंह को खानी पड़ी है। हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, हम समृद्ध हैं, हम विश्व गुरु हैं और थे। इसको स्थापित करने में जो हमारा रेलिवेंस है, जो हमारी प्रासंगिकता इतिहास पढ़ने की, वह है अतीत को वर्तमान में स्थापित करके भविष्य का निर्माण करना। इतिहास का अध्ययन भविष्य के लिए करना, वह मिथक इतिहास का अध्ययन इतिहास के लिए, इसको तोड़ करके भारतीय इतिहास हिस्ट्री से अपने को अलग करके और इतिहास के रूप में स्थापित हो रहा है। आशा है कि देश भर के इतिहासकार हमारे साथ जुड़ करके, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के साथ जुड़ करके, एविडेंसेस के आधार पर नामूलम लिखते किंचित के स्लोगन को साथ लेकर के अपने मूल को देख करके ठीक प्रकार से क्रॉस चेकिंग करके, साहित्य के द्वारा, पुरातत्व के द्वारा, लोक कला परंपराओं के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए एविडेंसेस के आधार पर हम भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में लिखने, शोध करने, देखने और प्रकाशित करने और बाद में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में सक्षम हो रहे हैं। इसमें देश भर के इतिहासकारों का, विश्व भर के इतिहासकारों का, ऐसे देशभक्त इतिहासकारों का योगदान हमें प्राप्त हो रहा है। आज गुजरात प्रांत के इतिहास संकलन समिति के द्वारा यह व्याख्यान मेरे द्वारा कराया गया। इसके लिए मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरीश भाई ठाकर और अंबादान रोहड़िया जी और अन्य सारे हरिभाई, अन्य अपने गुजरात के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।